आपके लास्ट मोमेंट टिप्स क्या रहेंगे कि यार ये माइंड में जरूर रख लेना? मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैं अपनी तैयारी की थी, सीयूईटी था तो मैंने अपना फोकस सीयूईटी पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि मेरा निमसेट नहीं हो पाएगा। माय ऑल इंडिया रैंक इन निमसेट 2024 फर्स्ट। तो क्या आप स्पॉट काउंसलिंग तक गए या नहीं गए? सो आई डोंट हैव एनी सच कोडिंग बैकग्राउंड। आई डिड माय बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स। So hello everyone, in today's video we want to talk about NIMSET 2025। जैसा कि आपको पता है NIMSET 2025 में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम रह गया है और बहुत सारे लोगों को यार अभी भी ये डाउट है कि जो वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो उसके नंबर्स कैसे बढ़ा पाएँ। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि यार अभी भी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई, क्या हम इतने टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करके निमसेट में टॉप रैंकर बन सकते हैं नहीं। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ ऐसे ही एक निमसेट रैंकर है तो जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर एक अच्छा सा रोड मैप फॉलो करा और उसके बाद एक NIT MCA का कॉलेज निकाल भी लिया। तो यार आज की वीडियो उन्हीं के लिए है और बहुत ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना। सो टुडे वी हैव पूजा विद अस। हाय पूजा, एक बार अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने बैचलर्स कहाँ से करी, कौन से डिग्री करी है, अभी करेंटली कौन से NIT MCA में हो एंड आपका कोडिंग बैकग्राउंड क्या था ताकि सबको आइडिया हो जाए कि आपका पीछे से बैकग्राउंड क्या है एंड आपने एग्जैक्टली कहाँ से अपनी बैचलर्स की है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा प्रुष्टि एंड करेंटली आई एम डूइंग MCA फ्रॉम NIT भोपाल। ओके, सो आई होप यार यहाँ पे आपको इनका बैकग्राउंड पता लग गया होगा। सो पूजा, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपकी क्या रैंक थी एंड कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा था जनरली, तो क्या आप स्पॉट काउंसलिंग तक गए या नहीं गए? सो आई डोंट हैव एनी सच कोडिंग बैकग्राउंड। I did my BSc in Physics Honours from Ravindra University, Cuttack, which is in Odisha, and I graduated in the year 2023. My All India rank in NIMSET 2024 was 393, and I was allotted NIT Bhopal in the very first place. ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको इनकी रैंक पता लग गई होगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने कितने टाइम में एग्जैक्टली प्रिपेयर करा, मेरे को यार पूरा क्लियर बता देना कहाँ से आपने स्टार्ट करी निमसेट की प्रिपरेशन और अपनी जर्नी एंड आपको कितना टाइम लगा, एग्जैक्टली कितने मंथ्स एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, थोड़ा बता दो ताकि यार जो भी लोग अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको आइडिया मिल जाए। तो मैंने अपना प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, आई मीन काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, अराउंड इसी टाइम स्टार्ट किया था जनवरी 2024 में, क्योंकि उससे पहले मैं एक जॉब कर रही थी गैंगटॉक में। मतलब BSc के जस्ट बाद मैं एक छोटी सी जॉब कर रही थी गैंगटॉक में, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स करना चाहिए। और क्योंकि मेरे कजिन ने निमसेट दिया हुआ था और वो ऑलरेडी MCA कर रहे थे NIT से, तो मैंने सोचा कि मैं भी निमसेट दे के देखती हूँ। तो जब मैंने निमसेट देने का डिसाइड किया तो फिर मैंने सोचा कि एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। तो 6 जनवरी को मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। तो क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन इतना लेट स्टार्ट किया था और मेरे आसपास जो बच्चे थे वो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उनसे काफ़ी पीछे चल रही थी। मतलब जो टेस्ट होते थे उस टाइम पे वो कोई 500, 600, 700 नंबर ला रहा है और मेरे यहाँ पे 300 नंबर भी नहीं आ रहे थे। तो बहुत बार मतलब लगता था कि अब तो शायद नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि कम टाइम बचा है और इतना सारा सिलेबस करना है, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। और मैं सोची थी बस सिलेक्शन मिल जाए, मेरे को कोई सा भी NIT मिल जाए, लोअर NIT भी मिल जाए, बट एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए, मैं ये सोचा करती थी उस टाइम पे। तो क्योंकि अब मुझे इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना था तो मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैंने मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी की थी। मैंने वेट नहीं किया था कि मैं पहले अपना सिलेबस ख़त्म करूँगी और फिर मैं मॉक टेस्ट देना चालू करूँगी। मैं मॉक टेस्ट देती थी और जो टॉपिक मुझे उसमें इम्पॉर्टेंट लगता था मैं उसका या तो वन शॉट देख लेती थी या तो जो कोचिंग वाले सर है उनकी कोई वीडियो देख लेती थी। और उसके बाद मैं मेक श्योर करती थी कि अगले टेस्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक का वो क्वेश्चन बनना चाहिए। लेट्स से मैंने प्रोबेबिलिटी का वन शॉट देखा या सर की कोई वीडियो देखी, तो मैं अरिहंत की एक बुक आती है टॉपिक वाइज निमसेट PYQs, तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा तो मैं निमसेट के सारे PYQs कर लेती थी प्रोबेबिलिटी वाले, और मैं उसको 2-3 बार करती थी। और मैं बहुत जगह मैं आसपास के बच्चों से पूछती थी उसका सोल्यूशन, अलग अलग सोल्यूशंस देखती थी, मैं यूट्यूब पे सोल्यूशंस देखती थी, अलग अलग वेबसाइट्स पे देखती थी, और जो मुझे सबसे सिंपल और सबसे एफिशिएंट लगता था मैं उसको अडॉप्ट करती थी। मेरे पास एक मॉक टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक थी, तो मैं उसमें जो सबसे
जो जो अप्रोच मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है मैं उसमें सिर्फ वही वाला सोल्यूशन लिखती थी, ताकि एग्जाम से पहले अगर मैं उसको रिवाइज करूँ तो मुझे उसका सबसे एफिशिएंट वाला अप्रोच याद रहे, दिमाग में रहे। और अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ी है और फिर भी मेरे से उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनता था टेस्ट में, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट उठा के, क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखे होते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट देने लग जाती थी। और जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते थे मैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि मैं 2-3 जगह से इसके सॉल्यूशंस देखूं और सबसे ज़्यादा जो वो मेरे लिए वर्क कर रहा है और जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है मैं उसको अडॉप्ट करूँ, और उसको ही मैं अपने नोटबुक में लिखती थी रिवाइज करने के लिए। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको इनकी अमेजिंग स्ट्रैटेजी पता लग गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी एग्जाम देने की, एंड मतलब आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करे एंड कौन कौन से सेक्शंस के, ताकि यहाँ पर एक बार ही आइडिया मिल जाए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो जनवरी में मैंने जब अपना प्रिपरेशन चालू किया था तो उस टाइम मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरा एलआर थोड़ा स्ट्रांग होता था तो मैं पहले एलआर करती थी, क्योंकि मेरे उसमें इजीली 150 प्लस स्कोर हो जाते थे। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश करती थी, फिर कंप्यूटर करती थी, और बचे हुए टाइम में मैं मैथ्स करती थी, क्योंकि मेरा मैथ्स का सिलेबस नहीं था। बट फिर फेब में निमसेट ने पैटर्न ही चेंज कर दिया। I mean, उन्होंने टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया कि आपको स्टार्टिंग के 70 मिनट्स में मैथ्स ही करना है, उसके बाद जाके एलआर खुलेगा 30 मिनट्स तक, और लास्ट के 20 मिनट्स में आपको कंप्यूटर एंड इंग्लिश करना है। तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ गई थी, और क्योंकि मेरे सिलेबस नहीं हुआ था तो मैथ्स, और 70 मिनट्स तक अब क्योंकि मैथ्स ही चलना था तो मैं 10 क्वेश्चंस भी नहीं होते थे, 10 क्वेश्चन करके बैठी रहती थी, क्वेश्चंस देखती रहती थी बस बार बार। बट एलआर और बाकी सेक्शंस में मैं डिसेंट स्कोर कर रही थी। तो फेब, और जैसे धीरे धीरे सिलेबस होता गया तो फेब के मिड तक मेरे 400 आने लग गए थे। बट उसके बाद क्या था कि मार्च में सीयूईटी था, तो मैंने अपना फोकस सीयूईटी पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि मेरा निमसेट नहीं हो पाएगा, तो मैं सीयूईटी पे फोकस करने लग गई थी कि यहाँ से एटलीस्ट कोई कॉलेज मिल जाए। फिर सीयूईटी के खत्म होने के बाद मैंने फिर से अपना निमसेट का प्रिपरेशन चालू किया। आई गेस 23 मार्च को था सीयूईटी का एग्जाम, एंड उसके बाद मैंने फिर से निमसेट का प्रिपरेशन चालू किया। और क्योंकि मैं बहुत दिन से मैंने निमसेट का फुल लेंथ मॉक नहीं दिया था, तो मेरे नंबर फिर से गिर गए। मैं फिर से 350 पे पहुंच गई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील हुआ था उस टाइम पे। बट मैंने मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ ही रहती थी। मैं मतलब हमेशा कूल रहती थी, कभी ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, टेंशन नहीं लिया। मैं सिलेबस ख़त्म करने पे अपना फोकस करती थी, और फिर से मेरे नंबर इंक्रीज होते गए, और बाय द एंड ऑफ अप्रैल मैं 500 टच करने लग गई थी। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने एग्जाम्स दिए निमसेट के अलावा, क्योंकि बहुत सारे लोग का यार, जैसे मेरा भी बैकअप पहले नहीं था, लेकिन बाद में मैंने अपने बैकअप्स रखे कि यार अगर निमसेट नहीं निकलता तो ये कॉलेज निकल जाए। तो आपका बैकअप क्या था एंड आपने और कौन कौन से एग्जाम्स दिए निमसेट के अलावा? निमसेट के अलावा मैंने और 2 एग्जाम दिए थे। पहला तो वो सीयूईटी पीजी ही था, और दूसरा था ओडिशा जेईई, जो कि मेरे स्टेट का एग्जाम था। तो इससे ओडिशा के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे एमसीए के लिए एडमिशन मिलता है। तो सीयूईटी में मेरा अच्छा स्कोर नहीं था, मेरे 148 मार्क्स थे, क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, और उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का वेटेज था, तो कंप्यूटर मुझे नहीं आता था। और जो ओडिशा जेईई था उसमें मेरा अच्छा रैंक था, उसमें मेरे को टॉप का कॉलेज मिल सकता था। ओके, सो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस वीडियो का कि आपने जब मॉक एग्जाम्स देने शुरू करे, या फिर अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी हो तो उसके एग्जाम्स देने शुरू करे, तो आपने अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करे? ज़्यादातर लोगों का यही डाउट रहता है कि यार हम इस टाइम में अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर पाए। तो क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आप बार बार मॉक देते थे, या मतलब क्या स्ट्रैटेजी है, सबको जाननी है। मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, ये मुझे बहुत सारे टेस्ट देने के बाद समझ में आया था। बहुत लोग कहते हैं कि आप राउंड्स लो, सारे क्वेश्चंस विजिट कर लो, और जो आपको लगता है कि बन सकते हैं उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो, और फिर उसके बाद अगले राउंड में आकर उसको सॉल्व करो।
पर ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए कभी काम नहीं की, क्योंकि इससे मेरा टाइम वेस्ट होता था और फिर मेरे से सारे क्वेश्चन नहीं बन पाते थे। तो मैं एक ही राउंड लेती थी और मैं एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देती थी। अगर मुझे लगता था कि 1.5 मिनट में ये बन रहा है तो मैं बनाती थी, वरना फिर उसको स्किप करके आगे बढ़ती थी। तो और मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट देने के बाद हमें, टेस्ट के टाइम में हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता, पर टेस्ट के बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनना था। तो मुझे लगता है कि ये शायद इसलिए होता है क्योंकि टेस्ट के टाइम पे हमारे पास एक प्रेशर होता है, और टेस्ट के बाद हम फ्री माइंड से जब उस क्वेश्चन को सोचते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन बनने लग जाता है। तो मैं हमेशा फ्री माइंड से ही टेस्ट देती थी, कभी प्रेशर नहीं लेती थी। और मॉक टेस्ट एनालिसिस में हमें यही सोचना है कि ये क्वेश्चन हमसे टेस्ट के टाइम में क्यों नहीं बना था, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा था, हमसे क्यों नहीं बना था, क्या कमी रह रही है, और उस टॉपिक पे वर्क करना है। और मैंने पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था निमसेट के टाइम पे भी। मेरा कैलकुलस का काफ़ी पार्ट छूटा हुआ था, मैंने कोनिक सेक्शन टच भी नहीं किया था, बस फॉर्मूलाज पढ़ के गई थी मैं लास्ट मोमेंट पे। तो सिलेबस ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जितना पढ़ रहे हो उतना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको खुद को बाकियों से कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है आपके आसपास जो बच्चे हो वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हो, बट आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप इस टेस्ट में और कितना अच्छा कर सकते थे, और अगर अच्छा कर सकते थे तो क्यों नहीं कर पाए, आप अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पाए उस टेस्ट में। तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने पे फोकस करना चाहिए, रादर देन जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। तो और हमेशा, और टेस्ट के बाद कभी भी पैनिक नहीं करना है कि इतने कम नंबर आ गए, सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो सब बात की बात है। अभी आपको पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा कि मार्क्स आप अपने किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आपका स्कोर एग्जैक्टली क्या आता था मॉक टेस्ट के अंदर? एंड बहुत टाइम यार ऐसा होता होगा, जब मैं भी देता था काफ़ी लो मार्क्स आते थे, मेरी रैंक भी नहीं आती थी इतनी कोचिंग में। तो आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? क्योंकि यार ये मॉक टेस्ट ही हम फाइनल एकदम माइंडसेट के साथ दे रहे होते हैं, और अगर उसमें भी कम रैंक आए तो हमें लगता है कि यार क्या ही हो रहा है हमारे साथ। तो उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी एंड दिमाग को आप किस तरीके से कंट्रोल में रखते थे? अगर मैं बात करूँ अपने मॉक टेस्ट के स्कोर्स के प्रोग्रेस की, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जनवरी में मेरे 300 भी नहीं आ रहे थे, फिर फेब में 400 आने लग गए थे, फिर मार्च में फिर से 350 हो गए थे, बट अप्रैल के लास्ट तक मैं 500 टच कर रही थी, एंड द हाईएस्ट दैट आई स्कोर्ड वाज 620। तो 500 से, मतलब 450 से 550 तक जनरली मेरे मार्क्स रहा करते थे। मॉक में जब कम नंबर आते थे तो बहुत बार सेल्फ डाउट होने लग जाता था, बट एकेडमी में जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। वो मुझे बहुत मोटिवेट किया करते थे। इनफैक्ट हम सब एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे, तो इस वजह से डीमोटिवेशन नहीं आया एज सच कभी। हमेशा पॉजिटिव माइंड से ही रही हूँ मैं, और पॉजिटिव माइंड के साथ ही मैं एग्ज़ाम भी देने गई थी। ओके, सो मेरा अगला सवाल, काफ़ी सारे निमसेट एस्पिरेंट जानना चाहते होंगे कि ट्रिपल आईटीज जो अभी ऐड हुए हैं और एनआईटी पटना ऐड हो रहा है दोबारा, तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब ये उठेगा, एकदम बढ़िया प्लेसमेंट जाएगी? तो अभी आपके हिसाब से इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप देना चाहोगे? इस बार कुछ ट्रिपल आईटीज भी ऐड हुए हैं। 2024 में अपना ट्रिपल आईटी भोपाल ऐड हुआ था, और इस साल आई गेस ट्रिपल आईटी रांची ऐड हुआ है। तो पहला बैच है तो कुछ कह नहीं सकते, बट आई गेस ट्रिपल आईटी का टैग है तो काम तो आएगा ही। जो ट्रिपल आईटी भोपाल है उसका कैंपस उनका खुद का कैंपस नहीं है, उनकी क्लासेस अपने ही कैंपस में लगती हैं। एनआईटी भोपाल के कैंपस में अपने ही एक बिल्डिंग में उनकी क्लासेस लगती हैं। तो करिकुलम जो है थोड़ा सा डिफर करता है, बट कुछ प्रोफेसर्स सेम है, मतलब एनआईटी भोपाल के प्रोफेसर्स वहां पे भी पढ़ाते हैं। तो ये चीज है, एंड होपफुली प्लेसमेंट्स भी साथ तो नहीं होते ट्रिपल आईटी और एनआईटी के प्लेसमेंट्स, बट आई गेस डिसेंट ही होंगे वहां के भी। बट वहां की फीस थोड़ी ज्यादा हाई है, एंड उनका खुद का हॉस्टल भी नहीं है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है बस।
ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि लास्ट मोमेंट टिप्स क्या रहेंगी कि यार ये माइंड में ज़रूर रख लेना, ये क्वेश्चन, ये स्ट्रैटेजी, ये मॉक टेस्ट ज़रूर दे देना, मतलब वो लास्ट टिप्स क्या रहेंगी? लास्ट मोमेंट टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे। दूसरा कि आपको कुछ वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए, आपको वहाँ जाके तुक्का नहीं मारना है, और आपको वहाँ पे एग्जाम में अचानक से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करनी है। आप जिस स्ट्रैटेजी से अब तक टेस्ट देते आए हो, आपको उसी स्ट्रैटेजी से वहाँ पे भी टेस्ट देना है। एग्जाम के टाइम में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो टॉप 10 में भी आते थे और पैनिक करने की वजह से उनका पेपर बिगड़ गया और सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो पैनिक नहीं करना है, एकदम खुश होकर एग्जाम देने जाना है, एकदम फ्री माइंड से, बिना प्रेशर के, ये सोच के जाना है कि हम कुछ पाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, और टाइम पे पहुँच जाना है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है, बस। ओके, सो आई होप यार इस अमेजिंग वीडियो में, इस अमेजिंग पॉडकास्ट में आपको आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से आप इतने कम टाइम फ्रेम में भी आराम से निमसेट निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम हैं रोड टू 100K में और आगे भी आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी और मैं डेली वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मोटिवेटेड रख सकूँ एंड आपके साथ ज़्यादा ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ। एंड इसके अलावा अगर आपको पूजा या मेरे से कनेक्ट होना है तो लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक इट आउट।